आज हम कंटिन्यूएशन में करेंगे अपने जो हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव मैम सिस्टम डाइजेस्टिव को। सिस्टम। यस। हाँ जी, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने स्टमक तक कर लिया था। ओके, तो चलो रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसके हमने डेफिनेशन को समझा था। उसके अंदर हमारे जो इंजेशन की बात हमने करी थी, डाइजेशन, असिमिलेशन, इजेशन की। फिर हमने इसको दो पार्ट्स में इसको समझने का तो स्टार्ट किया था। तो पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ही पढ़ रहे थे। पूरी एक ट्यूब है जो हमारे मुख से शुरू होती है, जो हमारे गुदा द्वार पे ही जाके खत्म होती है। तो इस तरह से उसमें जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे उसी ट्यूब के रास्ते से जाता है, और उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इजेशन करते हैं, वो डाइजेशन भी होता है, हम एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो ये सब जो क्रिया है इसी नली में होती है। इसी के साथ साथ हमारे इसके एसेसरी ग्लैंड्स थे जो कि उस पाचन क्रिया में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमने सोचे थे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के जो हमारे एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। फिर हमने जो शुरुआत करी थी अपने मुख से करी थी, तो हमने माउथ माउथ कैविटी के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमारा फेरेंक्स की बात आई थी। स्टमक है ये, फेरेंक्स पढ़ा था हमने। फेरेंक्स के बाद ईसोफेगस आता है हमारा। ईसोफेगस से खाना हमारे कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में। ठीक है, स्टमक जो था हमने इसके बारे में देखा था, इसके पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। और फिर इसके अंदर काफी सारे जूसेस होते हैं जो हमारी पाचन क्रिया में मदद करते हैं, तो हमने उसके बारे में भी पढ़ा था। ओके, तो आगे अब आज हमारा जो है खाना, उसके बाद हमारा जाता है हमारे छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भी हमने स्टार्ट कर दिया था कि हमारे छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हमारा आएगा डियोडेनम। डियोडेनम भी जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली आप देख ही रहे हो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टीन। बेसिकली ये भी हमारी एक ट्यूब ही है जो एब्डोमिनल कैविटी में हम इसको कहेंगे, और ये ऊपर हमारे पेट से जुड़ी रहती है। हमने इसके बारे में जाना था। एक मिनट, कि हमारा स्टमक के बीच पे यहाँ पर एक स्पिंटर था, एक वॉल्व था, जो कि खाने को एक ही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है कि खाना बैक ना आए। तो यहाँ पे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है यहीं से होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या था? पाइलोरिक स्पिंटर था, जिससे कि हमारा डियोडेनम शुरू होता है। और ये पूरी एक पतली ट्यूब होती है, और लेकिन लंबी बहुत होती है। तो पतली होने के कारण इसका डायमीटर जो छोटा होता है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। और ये खत्म होती है हमारी लार्ज इंटेस्टीन से पहले ही। जो लार्ज इंटेस्टीन पे जाने से पहले ही यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है कि जो खाने को जब इधर बड़ी आंत में चला जाता है तो वापस ना आए, तो वहां पर भी हमारी इलोसीकल वॉल्व प्रेजेंट होती है। तो ये जो छोटी आंत है इसके चारों ओर देख रहे हो आप, ये बड़ी आंत होती है, क्योंकि डायमीटर बड़ा होता है इसलिए उसको बड़ी आंत कहा जाता है। ये इसके चारों तरफ से घिरी रहती है। और हमारा जो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टीन में फूड का डाइजेशन पूरा हो जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा खाना गया होता है उसकी एब्जॉर्प्शन, उसके रसों को जो है यहीं पर ही पूरी तरह से चूस लिया जाता है। 3 पार्ट्स थे। डियोडेनम, जो कि आपको हरे रंग का दिख रहा है, ये सी शेप का होता है। जैसे हम इंग्लिश का जो सी शब्द का होता है, कुछ कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो जेजुनम कहलाता है, जो बीच का हिस्सा है। और ये सामान्यतः तौर पर अक्सर खाली ही रहता है, मतलब जो भी खाना आता है आगे चला जाता है। और इसीलिए इसका नाम कुछ कुछ जेजुनम टाइप का ही जो रखा गया है। और यहाँ पर जो इसका लास्ट का पार्ट जो है वो है हमारा इलियम। तो वो हमारा इसका आखिरी हिस्सा है जो कि लार्ज इंटेस्टीन में जाके मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पाचन क्रिया जो एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है वो बेसिकली हमारी होती है। तो यहाँ की अंदर की लाइनिंग बहुत उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम जो भी हमारे खाने में जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको यहीं पर ही जो है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन हमारी इधर ही होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टीन में ही होती है। तो इसलिए हमारे अंदर की जो लाइनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली इनकी जो
लाइनिंग होती है, 3 तरह से होती है। बाहर हमारी एक सीरस मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली मस्कुलर होती है, और फिर उसके अंदर म्यूकोजल लाइनिंग लाइनिंग होती है। जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है बेसिकली हमारी, उसके अंदर हमारे कुछ माइक्रोविली, मतलब जैसे हमारी उँगलियाँ जो के आकार के कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जा। ये जो है ना, देखिए ऐसे-ऐसे उँगलियों की तरह ये अक्सर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो इसकी जो अंदर की झिल्ली होती है म्यूकस मेम्ब्रेन पे, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं विलाई। इनका क्या काम होता है एक्चुअली, इनसे ना सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो अक्सर आप देखते होंगे जैसे कि जो महिलाएं साड़ी पहनती है ना, पल्लू जो होता है कितना चौड़ा होता है, लेकिन उस पल्लू को क्या करती हैं, वो फोल्ड करके अपने कंधे पे अच्छे से पिनअप कर लेती है। तो इतना बड़ा जो पल्लू होता है, इतनी कम जगह में ही वो आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे इन फोल्ड से क्या होता है कि हमारे जो लाइनिंग का बहुत ज्यादा जो भाग है वो कम हमारी जगह पे ही फोल्ड हो जाता है, और इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है उस चीज का। अब ये देखो, अगर यहाँ पे इंच टेप लेके हम यहाँ से यहाँ करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा सिर्फ ये जो है 5-6 सेंटीमीटर का ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको लेके यहाँ से नाप के हुए चलते हैं, तो इतने एरिया में देखो कितना हमारा लगभग लगभग यहाँ पे 12 जो है सेंटीमीटर का एरिया हो सकता है। तो इसका मतलब इतने से ही जगह में हमारे को इतनी जगह जो मिल गई है, तो यहाँ पर जो है ना, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मैक्सिमम एरिया मिल गया है। ठीक है। तो ये जो सर्कुलर फोल्ड्स जो होते हैं, ये इनके ऊपर भी क्या होता है, इनके ऊपर भी हमारे छोटे छोटे जो होते हैं ये और ये प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। और इनके भी हमारे क्या होते हैं, देखो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे छोटे 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 छोटे, उनको भी हम विलाई बोलते हैं। इनके ऊपर भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और हो रहे हैं। इनसे क्या होता है कि इनसे हमारी जो एब्जॉर्प्शन की, अवशोषण की जो है वो कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी रस आता है वो मैक्सिमम यहाँ से एब्जॉर्ब करके फिर अंदर की झिल्लियों में हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और वहां पर उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन उनकी हो जाती है। ओके। तो सबसे ज्यादा अगर हम कहते हैं कि जो भी जूसेस का जो एब्जॉर्प्शन है कहाँ होता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टीन में ही होता है। और इसके साथ साथ हमारे खुद के भी जो स्मॉल इंटेस्टीन होती है ना, वो खुद के भी जूस बनाती हैं बेसिकली। वो हमारे अगर बचा कुचा जो भी खाना जो हमारा स्टमक से आया था, ये देखेंगे जैसे डियोडेनम में। डियोडेनम में मैंने आपको बताया था पिछली बार, डियोडेनम में यहाँ पर क्या होता है, हमारे पेनक्रियाज की और हमारे लिवर की यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। पेनक्रियाज से जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस आता है, और ऊपर से बाइल जूस आता है लिवर से। उनका क्या काम होता है, हमारे एक तो फैट को वो जो है एब्जॉर्प्शन में मदद कर देते हैं उनको, उसके साथ ही साथ जो पेट से जो हमारा खाना आ रहा होता है, जो कि हमारा काइम होता है, वो बहुत एसिडिक होता है, क्योंकि पेट में हमारे HCl प्रेजेंट था ना, उसको एल्कलाइन करना जरूरी होता है, नहीं तो हमारी इंटेस्टाइन्स उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगी। तो उसकी वजह से, उन जूसेस की वजह से वो हमारा एल्कलाई बनता है, और आगे की एब्जॉर्प्शन इजी हो जाती है। देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर ये लिवर और गॉल ब्लैडर से जो एक ट्यूब आती है, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट आती है। ये हमारे इसमें जूस जो है डियोडेनम के अंदर डालते हैं, जिससे कि हमारे पेट के जो हमारा खाना जो आया था एसिडिक, वो इसको क्या कर दे, एल्कलाइन कर दे, ताकि हमारी इसमें एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। ठीक है। वहां से निकलने के बाद हमारा ये जो हल्के पीले रंग का आपको दिख रहा है, जेजुनम होती है। जेजुनम में हमारा एब्जॉर्प्शन काफी होता है, यहाँ पर बहुत हमारी ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, जिससे कि जो भी हमारा खाना आया है वो एब्जॉर्ब हो। जेजुनम इलियम दोनों में ही हालांकि होती है। इसके बाद अगर कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं, तो भी यहाँ पे हमारे इंटेस्टीन के खुद भी जूसेस निकल रहे होते हैं, जैसे कि पेप्टिडेज, लाइपेज, सुक्रेज। ये सारे हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, ये हमारे प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को फिर से एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, ताकि यहाँ पे हमारा जितना भी हमारा भोजन है उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाए। उसके बाद हमारा वो भोजन आगे पास होता है जो हमारे शरीर के लिए उसकी जरूरत नहीं होती। तो फुल हमारी डाइजेशन बॉडी की यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ये सब हमारे यहाँ पर होके डाइजेस्ट होके इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके। इसके बाद हमारा यहाँ से लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट शुरू होता है। तो लार्ज इंटेस्टीन जो है यहाँ पे हमारे इलियम से जब यहाँ पर बड़ी आंत में जब भोजन जाता है, तो मैंने बताया था वहां पर एक हमारा क्या प्रेजेंट था, वॉल्व प्रेजेंट था, ताकि जब भोजन एक बार बड़ी आंत में आ जाता है तो वो वापस वहां पर ना जा पाए, नहीं तो हमारी पाचन क्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। ओके। एक मिनट, मुझे बताएंगे रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस मैम। ओके, जी मैम। थैंक यू। तो यहाँ पर हमारे जो है सबसे पहला पार्ट हमारा लार्ज इंटेस्टीन का शुरू होता है। तो बड़ी आंत को भी हम बड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने बताया था भी डायमीटर बड़ा होता है। बड़ी आंत के कितने इसके टाइप्स हैं? पहला पार्ट है इसका सीकम, फिर हमारा कोलोन, रेक्टम, और फिर हमारा एनल कैनाल। इसको 4 हिस्सों में हम विभाजित होकर पढ़ते हैं। तो जो पहला हमारा है यहाँ पर इसको हम सीकम पार्ट, ये वाला पार्ट। इस ट्यूब के बाद एक जो है एक सिरा उसका बंद होता है, ट्यूबनुमा आकार है, सीकम उसको हम, ये हमारी बड़ी आंत का जो है स्ट्रक्चर है। और फिर उसके बाद जो हमारा ऊपर की तरफ आंत जाती है, ये हमारा कोलोन का हिस्सा है। फिर जो लेटा हुआ हिस्सा भी, फिर उसके बाद नीचे आता है, वहां से जो भी भोजन का है। और उसके बाद एक एस शेप में हमारा सिग्मोइड होता है, ये हमारा कोलोन होता है। पूरा कोलोन को भी हम 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में पढ़ते हैं। फिर हमारा नीचे का जो रेक्टम और लास्ट का हमारा एनस आता है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम भाग जो है इलियम होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन का पहले भाग को पहले भाग से कम को हाँ इलियोसिकल जंक्शन यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होता है, मैंने आपको जैसे कि बताया है। ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टीन में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, तो जितना भी अवशोषण है वो हमारा छोटी आंत में ही हो जाता है। वहां पे खुद के इंटेस्टिनल जूसेस जो निकलते हैं और हमारे उससे पहले जो भी हमारे पार्ट में हो जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने सबसे पहले पार्ट की, लार्ज इंटेस्टीन की, सीकम की। सीकम जो है एक पाउच लाइक का है, जिसका सिरा एक बंद होता है, आप देख रहे होंगे एक सिरा इसका बंद है। ठीक है। ये पूरी बड़ी आंत का सबसे चौड़ा ही हिस्सा होता है कंपैरेटिवली तो बाकी जितनी भी है। ये सबसे पहला हिस्सा होता है और सबसे चौड़ा भी हिस्सा होता है। ठीक है। इसी के साथ एक छोटी सी ट्यूब अटैच है, अगर आपको दिख रही होगी, अपेंडिक्स होती है। ठीक है। ये अपेंडिक्स होती है। बेसिकली यहाँ पर इनका क्या काम, अपेंडिक्स जो होती है ये हमारा एक तरह का लिम्फोइड टिश्यू है। यहाँ पे हमारे जो है लिम्फ वेसल्स हमारी बॉडी को इम्यूनिटी के लिए, यहाँ पर एक्चुअली जो खाना अगर बाय चांस यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पे हमारे जो कुछ क्या होते हैं कि खाना अगर बाय चांस यहाँ पे फंसा हुआ होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो जाए, तो ये अपेंडिक्स उसके कार्य को करता है, उस बैक्टीरिया को रोकथाम करता है। लेकिन जो अक्सर जिनकी पाचन क्रिया, जो जीवन शैली सही नहीं होती, वो खाना जहाँ पे पड़ा हुआ ज्यादा सड़न के कारण कई बारी इन्फेक्शन अपेंडिक्स में भी क्रिएट कर देता है। जरूरत से ज्यादा अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो आपने सुना होगा अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिसाइटिस। तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें क्योंकि हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये हमारे एक्चुअली में सिर्फ एक ये लिम्फोइड टिश्यू है, बाकी इसका और कोई काम नहीं होता है, तो इसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन जो है ज्यादा हमारे शरीर में ना फैले। तो खाना हमारे इलियम से आके हमारे पहले सीकम में आता है। यहाँ पे हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वैसे तो हमारे अच्छे जो है उसको डाइजेशन में मदद ही करते हैं, सड़ाने गलाने में। लेकिन कई बारी भोजन बहुत अधिक दिन तक यहाँ पे जब फंस जाता है एक तरह से, या पाउच में यहाँ पे प्रॉपर उसका नहीं, हमारी पाचन क्रिया से हम हमारे जो है सुचारू रूप से नहीं चलती है, तो कई दिनों तक यहाँ पड़े रहने के कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको हो, लेकिन हो सकता है। तो सीकम के बाद यहाँ पे खाना जो पच के होता है हमारा कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर का पार्ट जो है हमारा ये वाला, ये उल्टे यू की शेप में आप कह सकते हो, ये हमारा पूरा पार्ट कोलोन है। और ये जो है हमारा सीकम से थोड़ा पतला होता है, छोटी आंत से ऑब्वियसली बड़ा ही होता है। तो इसके अंदर जो हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे विटामिन के और बी जो है सिंथेसाइज होता है हमारे इसमें जो है हमारे
जो एब्जॉर्प्शन विटामिन के और बी की होती है, बड़ी आंत में हमारी इन्हीं की एब्जॉर्प्शन होती है, बाकी सबकी जो है हमारी आंत में हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल की, इन सब की। तो इसमें क्या होता है कि असेंडिंग कॉलन है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका नाम दिया गया है असेंडिंग कॉलन। ये लेटा हुआ है तो इसका नाम है हमारा ट्रांसवर्स कॉलन। फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका डिसेंडिंग कॉलन, और इसका आखिरी पार्ट जो होता है थोड़ा एस शेप का होता है, उसको हम कहते हैं सिग्मोइड कॉलन। ठीक है। तो असेंडिंग कॉलन जो होता है, यहाँ पर हमारे जो है, हमारे जो वाइटामिन्स होते हैं, कुछ हमारे सॉल्ट्स, मिनरल्स भी होते हैं, वो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब करे जाते हैं। ठीक है। और ये हमारे उसके बाद ऊपर जुड़ जाता है ट्रांसवर्स कॉलन से। अब ट्रांसवर्स कॉलन में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे खाना इस तरह से जाता है, यहाँ पर पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करा जाता है, क्योंकि खाना जो भी हमारा था, आपने, मैंने आपको बताया था ना, पतला सा लुगदी टाइप का, जैसे डोसे का बैटर बनाते हैं, कुछ बहुत ही पतला आटे का घोल हो, उसमें से रस को सबको चूस लिया जाता है, उसके बाद जो बेकार की चीज होती है, वेस्ट मटेरियल, वो आगे पास होता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें, विटामिन और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद उसमें से पानी को भी सोख लिया जाता है। ठीक है, पानी को सोख लिया जाता है ट्रांसवर्स कॉलन में। फिर हमारा आता है डिसेंडिंग कॉलन, नीचे वाला साइड। नीचे वाली साइड जो डिसेंडिंग कॉलन होती है, ये हमारे लेफ्ट साइड पे, पेट के लेफ्ट साइड पे मिलती है। और यहाँ पर हमारा स्टमक और स्प्लीन यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होती है, उसके नीचे ही पाई जाती है। ये यहाँ पर हमारा जो वेस्ट मटेरियल जो है धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फिर जा उससे पास होता हुआ ये हमारे यहाँ पर होता है सिग्मोइड कोलोन, जो कि हमारे पेल्विक एरिया का भी हिस्सा होता है, हमारे एब्डोमन और हमारे पेल्विक एरिया में। अब एब्डोमन से ये हमारे पेल्विक एरिया में आना शुरू कर देता है हमारी आंतें, तो ये हमारा सिग्मोइड कोलन होता है। सिग्मोइड कोलन जो लास्ट पार्ट है हमारे इंटेस्टीन का। अब उसके बाद मैम अब, हाँ, मैम अभी स्प्लीन का नाम आया, तो बॉडी में स्प्लीन का क्या काम रहता है? स्प्लीन हमारा लिम्फेटिक्स जो है सिस्टम में उसका रोल होता है, हमारी इम्यूनिटी में उसका रोल होता है। ठीक है। हम उसकी पूरी लिम्फेन और अपेंडिक्स दोनों ही का एक ही काम है? नहीं, और भी होते हैं, और भी होते हैं हमारे बॉडी में, टॉन्सिल्स भी हैं, और कुछ रूप में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स भी लिम्फेटिक टिश्यू का ही काम करते हैं। मम्मी कहाँ ठीक पर है। पोजीशन है स्प्लीन की बॉडी में? हाँ जी, स्टमक के नीचे की तरफ ही होती है, किसी और पिक्चर में मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊंगी। इसके ऊपर, ये जो यहाँ पर ना स्टमक होता है, फिर उसके इधर ही, यहीं पर हमारी स्प्लीन होता है, थोड़ा पिछले नीचे इसके ऊपर की तरफ ही। मैम और पानी को ऑब्जर्व ऑब्जर्व ये ट्रांसवर्स कॉलन सिर्फ यही होता है बॉडी में, सभी जगह ही हो जाता है? ऐसा सच हमारे नहीं, लार्ज इंटेस्टीन में ही, हम कहेंगे लार्ज इंटेस्टीन में ही होता है मुख्य तौर पर। ठीक है। जो हम लार्ज इंटेस्टीन का कहते थे, उसमें भी अगर पूछा जाता है तो मेनली हमारा ट्रांसवर्स कॉलन में होता है, लेकिन कई बारी हमारा इसमें भी डिसेंडिंग में भी होता है, लेकिन मोस्टली हमारा यहीं पर ही होता है। जो हमारी फूड की एब्जॉर्प्शन है, खाने में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन पूछी जाएगी तो वो छोटी आंत में। फिर उसके बाद वहां से जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में, क्योंकि हमने पढ़ा था ना जेजुनम और इलियम में हमारी वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा थी, खाने के रसों को चूस के ब्लड के माध्यम से हमारे जहां जहां उनकी जरूरत होती है भेज दिया जाता है। अब क्या बताता है, जब आपने काम की चीज उसको रख ली तो उसके बाद क्या बेकार चीज बची, वेस्ट प्रोडक्ट बचा, उसको तब बाहर भेजना जरूरी है। अब बाहर भेजने के लिए हमारे लार्ज इंटेस्टीन में आते हैं। अब सड़ा गला खाना होता है तो एकदम से तो इन्फेक्शन करेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो होते हैं हमारे अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, जो कि वो जो खाने को होते हैं वो उसको सड़ाने गलाने में मदद करते हैं। तभी आपने देखा होगा ना, गैस पास होती है कुछ लोगों को कि भाई बहुत ज्यादा है, अगर वो कुछ ऐसा खाना ज्यादा खाते हैं जिसमें बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो फिर गैस की भी, या खाना भी बहुत समय देर तक भी पड़ा रहता है, तो क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया उस खाने को और प्रॉपर उसको सड़ाने में, कि भाई वो हमारे शरीर से अच्छे से बाहर निकल सके, तो गैसेस का भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि फ्लैटस के रूप में हमारे बाहर निकलती है। फिर धीरे धीरे पेरिस्टालिक मूवमेंट से धीरे धीरे वो खाना हमारा धीरे धीरे ऐसे ऐसे होता हुआ जाता है। तो पहले उसमें हमारे यहाँ पे विटामिन, स्पेशली बी और के जो है कॉम्प्लेक्स, वो एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर पानी भी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर कोई पूछेगा पानी की यहीं पे, तो इसीलिए आपने देखा होगा आपके स्टूल जो होते हैं वो थोड़े से
हार्ड टाइप का हो जाता है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपके बहुत ज्यादा पानी की कमी रहेगी, आप अपने पानी का नहीं रखते होगे, तो अक्सर देखा गया होगा उन लोगों को जो है ना स्टूल बहुत हार्ड आते हैं, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। इसलिए डॉक्टर उनको सलाह देता है कि आप पानी की उचित मात्रा जो है पीते रहिए। तो यहाँ पर उसकी पानी भी, क्योंकि उसमें से सोख लिया जाता है, उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर जो धीरे धीरे खाना नीचे की ओर उतरता हुआ वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है अपना पेरिस्टालिक मूवमेंट से होता हुआ सिग्मोइड कॉलन में पहुंच जाता है। यहाँ पर पहुंच के हमारे रेक्टम में इकट्ठा होना शुरू होता है। तो हमें जो है मैसेज चला जाता है ब्रेन पे कि भाई आपको तो निकालना है। जैसे ही रेक्टम में खाना पहुंचता है, ठीक है, बाहर निकलने के लिए होता है, तो हमारा ब्रेन को मैसेज दिया जाता है। तो वो हम एनस में, यहाँ पर हमारा एक, एनस को हम इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको अपनी मर्जी से थोड़ा इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही हमें ब्रेन में मैसेज पहुंचता है, हम जो है उस वेस्ट मटेरियल को, यहाँ पे एनल स्पिंटर होता है वो खुल जाता है और हम उसको निकाल आते हैं। एक हमारी मर्जी से भी इसको हम होल्ड कर सकते हैं काफी देर। छोटे बच्चों में उसके ऊपर उनकी होल्डिंग नहीं होती है, तो वो नहीं कर पाते हैं होल्ड, और वो अक्सर देखा होगा वो अपने कपड़े खराब कर देते हैं। तो रेक्टम बेसिकली जो है हमारी हमारे यहाँ पर आने के बाद उसको मैसेज दिया जाता है। तो दो स्पिंटर हमारे एनस में होते हैं, जो कि एक इंटरनल वाला जो होता है वो हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है, और जो एक्सटर्नल वाला होता है उसको हम थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर लेते हैं। रेक्टम में हमारी बेसिकली वहां पे ब्लड सप्लाई बहुत होती है। अगर आपने कुछ बीमारियों को देखी होगी, रेक्टम में ब्लड सप्लाई जो होती है कुछ कारणों से, अगर जो बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल होता है, जो प्रेशर डालते हैं, है ना, स्टूल बहुत ज्यादा इधर रहता है, तो वो हमारी ब्लड सप्लाई जो होती है ना, हमारे आर्टरीज जो होती हैं वहां पर उनको प्रॉब्लम होती है, तो हमें हेमोरॉयडल की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको बवासीर की या पाइल्स की प्रॉब्लम कहते हैं। तो वो फट जाती है, तो कई बारी फिर आपका ब्लड भी आता है। यहाँ पे देखिए रेक्टम की बात कही है हमने, तो ये हमारा जो है ये रेक्टम ऊपर का पार्ट जो दिखाया गया, लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हमारा यहाँ रेक्टम से पहले जो रेक्टम और एनल कैनाल से पहले जो है, ठीक है, यहाँ पे टू स्पिंटर्स होते हैं। ये देखो, एक ये यहाँ पर होता है और एक बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये स्पिंटर्स जो होते हैं ये हमारे, हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं अपनी, एक हमारे ये इसको तो ब्रेन कंट्रोल करता है, बाहरी हिस्से को हम कर सकते हैं। ओके, हाँ। तो अब यहाँ पर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, हम जब लेते हैं, हमारी जो गेहूं है, चावल है ना, या चीनी भी है, ये हमारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स उसमें होते हैं पॉलीसेक्राइड्स में। उनको सिंपल फॉर्म में करना होता है। जब सिंपल फॉर्म में करते हैं वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज में हो सकते हैं। इन फॉर्म में जब कार्बोहाइड्रेट छोटे होते हैं तभी हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब करती है। अब उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल करने में ही हमारे जो होते हैं जूसेस काम करते हैं। प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? अमाइनो एसिड, है ना। तो कई कई अमाइनो एसिड जो चेन बनाते हैं तो हमारे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। लिपिड्स की जो होती है, लिपिड जिनको हम फैट भी कहते हैं, उनका भी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? उनको भी हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहते हैं, ठीक है। तो जो हम खाना तो क्या हमने, बटर, तेल, घी सब आ जाएगा? हाँ हाँ हाँ, हम उसको उसी उसमें ही कहते हैं। सबके ना नाम एक्चुअली उनकी चेन के अकॉर्डिंगली हम इनको समझते हैं। यहाँ पे घी उसकी नहीं होती, क्योंकि हमारे जो सैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड वगैरह, वो चेन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उस चेन को क्या कहेंगे। लेकिन आप सिंपल अगर फैट की बात है, घी, तेल, बटर हो, चाहे चीज हो, चाहे देसी घी हो, चाहे रिफाइंड हो, सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं। हम लिपिड्स की फॉर्म में बोलते हैं। तो लिपिड का यहाँ पर हम छोटा वो है होता है, जो सबसे एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो बनता है वो होता है फैटी एसिड। और यहाँ पे ग्लिसरॉल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी है, GLYSEROL, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। अब जो हमने कहा, ये जो हमने चूस लिया, ग्लिसरॉल जो आया, अमाइनो एसिड, ये सब छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया हमारे स्टमक ने, हमारे जूसेस ने, तो छोटी आंत में जाता है। तो हमने बताया था कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स। अब वो ब्लड से कहाँ होता हुआ जाता है? हमारे लिवर की तरफ जाता है। तो वहां पे फिर कई चीजें हमारी स्टोर भी हो जाती हैं, और फिर वहां पे अगर कोई ऐसी चीजें भी होती हैं तो उनको
बाहर भी भेजा जाता है, और उस जहां जिसकी जरूरत होती है वो ब्लड के ही माध्यम से उधर भेज दिया जाता है। मान लीजिए अगर आपके खाने में आप ज्यादा वसा वाला खाना खाते हो, ज्यादा चिकनाई वाला खाते हो, तो आपका जो स्टूल होगा तो क्या होगा, वो भी आपका पीलेपन पे आपका स्टूल आएगा, ठीक है, हल्का पीलेपन पे। अगर आप आयरन ज्यादा लेते हो अपने खाने में, तो अक्सर देखा होगा जो कोई आयरन टैबलेट्स लेते हैं तो उनका स्टूल जो है थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। तो कई बारी ऐसी चीजें आप खाना जैसा खा रहे हो उसके ऊपर भी होता है। और अगर जो ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो उनके स्टूल में स्मेल ज्यादा हो जाती है। अब हम लिवर के ऊपर आएंगे कि लिवर का क्या फंक्शन है, हम एसेसरी ग्लैंड्स की तरफ आते हैं। तो लिवर का क्या काम है, लिवर का काम होता है जूस बनाना। बेसिकली हमारा वो क्या, कौन सा जूस बनाता है, वो बनाता है यहाँ पर हमारा क्या, बाइल। और लिवर बेसिकली क्या है हमारा, कोई बताएंगे? ग्लैंड है मैम। यस, विच टाइप ऑफ ग्लैंड? मिक्स ग्लैंड है। एक्सो एंड दोनों। हाँ एक्सो एंड एंडो। हाँ हाँ, लेकिन ज्यादातर हम इसको अगर हम नहीं, मिक्स्ड नहीं कहेंगे, एक्सोग्लैंड है, एक्सोग्लैंड। एक्सोक्राइन कहेंगे। क्यों, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या फर्क होता है? डक्ट के साथ में है मैम, तो जो ये जूस बनाता है, यस, जूस बनाता है वो कुछ ट्यूब्स या डक्ट या पाइप्स कह लो, उसके माध्यम से जहां जरूरत होती है वहां पे ये भेज देता है, ठीक है। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, तो आप किसको बोलोगे? लीवर। एंड विच इज द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी? पेनक्रियास। पैंक्रियास, Which is Pancreas. the largest endocrine gland of our body? पैनक्रियास ही होगा ना मैम? एंडोक्राइन की बात कर रही हूँ अब मैं। एड्रेनल, एड्रेनल इज द मोस्ट। थायराइड ग्लैंड है वैसे, ठीक है, एड्रिनल नहीं है, थायराइड है। तो मतलब ये देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। अगर मैं पूछती हूँ कि विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, लिवर। ऑर्गन, मैम साइज के अकॉर्डिंग देखना है। लार्जेस्ट मैंने एंडोक्राइन में क्या था? लार्जेस्ट ही बोला है भैया आपको। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट Large. नहीं बोल रही हूँ, लार्जेस्ट हार्ट। सरफेस एरिया से ही देखा जाता है। लंग है, लंग। स्किन, रट लो, स्किन। ऐड आती थी ना, रट लो रट लो। मैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बोल नहीं सकती ज्यादा। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ, ऑर्गन किससे बनते हैं भैया? टिश्यू से बनते हैं ना, खाली उसकी बात नहीं करेंगे, स्किन भी तो हमारे कई सारे उससे बनती है, याद नहीं है? तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। आ जाओ एंडोक्राइन वापस, कौन सा था? एंडोक्राइन था गले का थायराइड ग्लैंड, ओके। ठीक है। अगर सिर्फ सिंगल अकेला है, अगर मिक्स्ड है तो वो उसके हिसाब से आपके ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। लिवर सबसे बड़ा हमारा ग्लैंड है, इसका वजन 1 से 2 किलो के बीच में हो सकता है। ये हमारे पेट के ऊपरी राइट हिस्से की तरफ जो है पाया जाता है, ठीक है ना। आप इस छोटी पिक्चर में थोड़ा बहुत विजिबल होगा आपको। इसके ऊपर डायफ्राम होता है क्योंकि थोरेसिक उससे ये इसको क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली नहीं बताया, लेकिन हाँ पिक्चर में है, हम देख सकते हैं कि हमारे लिवर के बेसिकली 4 लोब्स होते हैं। ये भी इसके अलग अलग इसमें हम पढ़ते हैं, तो लोब्स में हम इसको डिवाइड करते होते हैं। एक राइट लोब है, आप देख ही रहे हो, एक हमारा लेफ्ट लोब होता है, फिर हमारा इसमें एक क्वाड्रेट लोब होता है, और एक हमारा काउडेट लोब होता है, जो कि हम अगर इसको 3 डायमेंशनल पिक्चर में देखेंगे तो शायद इस पिक्चर में विजिबल नहीं है। तो ये जो लोब्स होते हैं ये किससे बनते हैं? ये छोटे छोटे, आगे पिक्चर है क्या? नहीं है, देखो यहाँ से ना इसके वो देख सकते हैं। चलिए मैं आगे अपने हिसाब से बताती हूँ अभी। ये जो लिवर के मैं कर लोब्स दूंगा होते हैं मैम लास्ट छोटे में शो। छोटे, हाँ जी मैं शो कर दूंगा लास्ट में। कोई नहीं, बाद में, हाँ थैंक यू। छोटे छोटे लोब्यूल्स से बनते हैं, और छोटे छोटे जो कुछ और हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें नहीं दिखाया, लोब्यूल से बनते हैं। जो लोब्यूल्स बेसिकली क्या होता है
क्यूबिकल शेप सेल्स से बनते हैं। इस पिक्चर अभी नहीं है, वो बाद में हम दिखा देंगे। तो वो जो सेल्स जो होते हैं हम उनको लिवर सेल्स बोलते हैं। उन सेल्स मिलके जो है हमारे लोब्यूल्स बनाते हैं, कुछ और जो है स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, और उनमें भी जो प्रेजेंट होते हैं सेल वो हमारे लिवर सेल्स होते हैं। लिवर सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लिवर के सेल्स होते हैं इनके जो है लेयर्स बनाते हैं, और वहां से हमारी जो है वेन्स जाती हैं। ठीक है, उन वेन्स में क्या होता है कि वहां पर हमारा जो ब्लड रहता है, और वहां पर हमारी वेन और आर्टरी दोनों ही होती है जो कि ब्लड को कैरी करती हैं। तो वेन और आर्टरी दोनों ही जाती हैं, तो दोनों तरह के ब्लड हमारे रहते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड भी। तो वो जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पर जो है इंजेक्शन का काम होता है, मतलब वो जो ब्लड आता है वहां पर, तो वो उसमें से जो है एब्जॉर्प्शन फिर से वो होता है, और जहां जिस चीज की जरूरत होती है तो वो उस हिसाब से जो है भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो लोब्यूल्स, लोब्स और बेसिकली जो हेपेटोसाइट्स होते हैं ये बेसिकली काम करते हैं। अब यहाँ पे जो लिवर सेल्स होते हैं ना हमारे, यहीं पे ही हमारे जो है बाइल का भी फॉर्मेशन होता है, और ये ट्यूब्स के माध्यम से जो है बाइल को जो है भेज देते हैं। ठीक है, वो हमारे कहाँ पे भेज देते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है कि भ्रूणीय अवस्था, मतलब जब एक फीटस होता है तो लिवर में उसके आरबीसीज भी फॉर्म होते हैं। और कहाँ कहाँ होते हैं हमारे, बोन मैरो में पढ़ा था ना हमने, लेकिन उनके लिवर में भी जो होते हैं आरबीसीज बनते हैं, और जब एडल्ट हो जाते हैं तो उनका निर्माण बोन मैरो में होता है। लेकिन हमारे जब फीटस जो होते हैं उसका लिवर में भी आरबीसीज यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है। अब ब्लड के माध्यम से जो भी ग्लूकोज आया हमारे शरीर में जहां जरूरत होती है वो चला तो जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है वो लिवर में जो है वो स्टोर हो जाता है। किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में स्टोर होता है उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन जब अब मैंने ज्यादा मेहनत कर ली, मुझे कमजोरी लग रही है, मैंने आज बहुत ज्यादा जो है आसन करे थे, या मैंने 108 सूर्य नमस्कार कर लिए, अब मुझे ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है, तो अब यही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे ब्लड से, और मेरे मसल्स को या मेरी जहां पे जरूरत है उसको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो रिवर्स वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलिसिस ये काम करते हैं। तो दोबारा जो ग्लूकोज बन जाता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरह से जो लिवर का काम है बेसिकली वो स्टोर करके रखता है, और वापस जब जरूरत होती है वो उसको रिलीज भी कर देता है। ठीक है, और कई बारी जो है अमाइनो एसिड और फैटी एसिड को भी ग्लूकोज में बदल देता है। कई बारी ऐसा कुछ होता है कि जो हमारे प्रोटीन के कुछ एलिमेंट्स हैं और हमारे फैट के जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनको भी बदल देता है। तो जब हमें अगर हमारी उस ग्लूकोज से भी एनर्जी नहीं जरूरत पूरी हो रही है तो हमारे शरीर में जो फैट होता है ये उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और प्रोटीन जो जमा है हमारे शरीर में उसको भी कर देता है। कभी आप देखते होगे ना कि अगर जो बहुत ज्यादा भूखे प्यासे रहते होंगे, उन्होंने क्या कहते हैं अनशन रख लिया, खाना पीना नहीं खाते हैं, तो धीरे धीरे देखते ना उनकी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो पहले जो ग्लूकोज है वो तो होता ही है, फिर उनका अमाइनो एसिड, प्रोटीन, उनकी मसल्स वो थोड़े दुबले लगने लग जाते हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर जो हमारे जो प्रोटीन से ही बनती है तो वो प्रोटीन भी उसको एनर्जी देने लग जाता है, वसा खत्म होने लग जाता है। तो उस लिवर का काम है हमारे शरीर को जो एनर्जी देने के लिए उसको करना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अमाइनो एसिड जो हमारे क्या कहते हैं प्रोटीन का होता है, तो वो भी वहां से निकलने की जरूरत के समय पे हमें दे देता है। उससे क्या होता है हमारा, जब लिवर अमाइनो एसिड से जब फॉर्म करता है, चेंज करता है, तो उसके हमारे यूरिया बनता है, क्योंकि जो यूरिया जो है वो भी हमारे उसमें फॉर्म होना शुरू हो जाता है जब प्रोटीन जो है टूटता है।
तो यूरिया का निर्माण लिवर में होता है, फिर वो किडनी को भेज देता है, वो ब्लड के माध्यम से भेज देता है किडनी के पास, भैया इसको शरीर की जरूरत नहीं है, आप बाहर कर दो। तो वो फिर किडनी जब ब्लड फिल्ट्रेशन के टाइम पे यूरिया को हमारे शरीर से बाहर कर देती है। ओके। उसके बाद जो है हमारे कुछ विटामिन होते हैं, स्पेशली द विटामिन ए, जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका भी संश्लेषण जो है हमारे लिवर में ही होता है। तो वहां पे हमारे जो कैरोटीन होते हैं, जो कि विटामिन ए के प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे को उसमें हमारी जरूरत के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और हमारे को जब जरूरत होती है वो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे देते हैं। और हमारे विटामिन ए, डी, ई के B12 भी हमारे लिवर में स्टोर होता है, जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको रिलीज करके हमारे यूटिलाइजेशन के लिए दे देता है। हेपरिन का भी यहाँ पर होता है। हेपरिन हमारे एंटीकोगुलेशन, मतलब ब्लड को, हेपरिन जो होता है वो अगर खून जो जम रहा होता है उसके अगेंस्ट में काम करता है। तो कई बारी अगर हेपरिन जो है नहीं वो होगा तो जब तक ब्लड क्लॉट नहीं रहता, लेकिन अगर हेपरिन की कमी हो जाएगी तो हमारा ब्लड जो है जमने भी लग सकता है। ठीक है, मैम तो हमारा ब्लड, हाँ मैम स्प्लीन को लेकर फिर एक क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे स्टमक के ऊपर दिखाया हुआ है स्प्लीन, तो ऐसे ही चिपका हुआ रहता है क्या अपनी बॉडी में, उससे आप अटैच रहता है क्या? देखो, आप है ना एक 3D पिक्चर देखोगे, 2D में आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, आपस में तो चिपके तो रहते ही हैं, एक दूसरे के पास ही होते हैं। एक बार कोई 3D पिक्चर अभी मिलती है तो हम देखते हैं उसको। ओके, हाँ, तब आप समझ पाओगे। अभी स्प्लीन को मत वो करो। स्प्लीन देखो, ये है ना पीछे की तरफ है, पेट के चिपका हुआ है, लेकिन पीछे की तरफ होता है थोड़ा सा, मतलब सच साइड के व्यू से देखोगे तो ज्यादा आप समझ जाओगे। ठीक है, इसमें जो दिखाया है वो थोड़ा सा पिछली तरफ होता है। जैसे ये जो पेनक्रियास दिख रहा है ना आपको, पेट के लगभग नीचे होता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है। ओके, तो ऐसे ही स्प्लीन भी वहां पर होता है। यहाँ से हमारी जो होती है बड़ी आंत जब जा रही होती है तो वो हमारे यहाँ पर जो पोर्शन होता है पेट और स्प्लीन के उसमें ही मैंने होता है। क्योंकि लाइट कलर में दिखाई है आगे से, इसका मतलब है कि वो दिखा रहे हैं कि वो पोस्टीरियर पार्ट में है, मतलब इसके, इसलिए वो हाँ लाइट दिखा हाँ रहे हाँ, हैं। वही भी वो वही जो आगे वही। वाला पार्ट है वो लाइट दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि वो पीछे साइड में है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको आप ये जो लिवर का जो दिखा रहे हैं ना, ये लिवर का निचला हिस्सा दिखा रहे हैं, ये जो अभी आपको जो दिख रहा है। जो हमने ये देखा था ये सामने के से है, थोड़ा सा नीचे से देखेंगे तो ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल में दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, तो लिवर का और हमारा क्या काम है, वो हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स तो बन ही रहते, कई बार हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स भी बनते हैं, तो वो भी हमारे ब्लड के अंदर ही एब्जॉर्ब होते हैं। तो वो सारे हमारे ब्लड के माध्यम से लिवर पे जब पहुंचते हैं तो वो हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे टॉक्सिन्स को जो है वो उनको क्या कहोगे उसको, डिटॉक्सिफाई करता है बेसिकली। ठीक है, उन सबको समाप्त करता है, नहीं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, जहर फैल जाएगा। तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन सबसे अच्छा जो हमारा है, जितने भी आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हो, कई बार कुछ ड्रग्स लेते हो, जो अल्कोहल बहुत पीते हैं, है ना, आपने देखा होगा, वो उनको क्यों लिवर खराब हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे थे, वो बेचारा लिवर इतना अच्छा मेरा बंदा है, बहुत काम करने वाला है, वो साफ करता रहता है, लेकिन वो अपनी आदतों से उसके ऊपर और बर्डन बर्डन डालते हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत आपके शरीर के अंदर कुछ भी अगर थोड़ा बहुत होता है तो हमारा लिवर इतना स्ट्रांग, इतना सक्षम है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो उन सब टॉक्सिन्स को जो है रिमूव करके उनको जो है नॉन टॉक्सिन सब्सटेंस में बदल देता है, और हमारे शरीर को ऐसे जो भी हमारे तत्व हैं, विषात्मक तत्व हैं, उनसे हमारे शरीर को दूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी हमने बात करी थी कि हेपेरिन को एक्टिव रखता है। हेपेरिन हमारे ब्लड को जमने नहीं देता, लेकिन जब हमें चोट लगती है तो हेपेरिन डीएक्टिवेट हो जाता है, ताकि हमारा जहां पर जरूरत है वहां पर खून जम जाए। तो यहाँ पर इसके हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए 2 प्रोटीन जो जिम्मेदार होते हैं, उनका निर्माण हमारे लीवर में ही होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन, वो भी बहुत जरूरी होते हैं, वो भी हमारे लिवर में ही बनाते हैं। और लिवर का क्या काम है, यहाँ पे हमारे मिनरल्स भी स्टोर होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, और साथ में हमारे लिवर का ये गुड सोर्स भी होते हैं, मॉलिब्डेनम करके एक हमारा एक मिनरल होता है, वो भी यहाँ पर। और आयरन हमारा फेरिक जो होता है उसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है,
तो ये हमारे आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, फैट भी इकट्ठा करता ही है, क्योंकि कई बार आपने बीमारी सुनी होगी कि फैटी लीवर हो गया, ग्रेड 1 ग्रेड 2, है ना। तो क्या होता है कि वहां पे हमारा थोड़ी मात्रा में वसा इकट्ठा होने लग जाता है। बेसिकली जो अल्कोहल पीने वाले जो होते हैं उनके लिवर में हेपेटोसाइट्स की जगह फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। हेपेटोसाइट्स हमारे जो सेल्स होते हैं वहां पे जगह जगह पे उनके जगह पे फैट इकट्ठा शुरू हो जाता है, तो वो हमारा फैटी लीवर जो है कहलाना शुरू कर देता है। इसमें जो है सेल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं और फिर क्या प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। फैगोसाइटोसिस मतलब कोई भी अगर इस तरह के जीवाणुओं का भक्षण, मतलब कोई भी अगर अनवांटेड एलिमेंट्स हम कहेंगे, बैक्टीरिया या कुछ इस तरह से है, ये उनको भी खा जाता है, हमारी बॉडी को जो है रक्षा करता है, सॉर्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन कहीं आप कह सकते हो। इसके बाद है बाइल जूस बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर ही मैंने बताया था जो हमारे हिपेटोसाइट्स है ये एक तरह का जूस बनाते हैं, जो कि हमारा होता है ये जो ग्रीन कलर का आप दिख रहे हो ना, ये जूस बनाता है, जो कि हमें इसको हिंदी में पित्त भी बोलते हैं, बाइल होता है। उसका काम है कि हमारा जो फैट है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। यहाँ पे वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ देता है, कहने का मतलब है, लेकिन उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ये डिवाइड कर देता है। साथ ही साथ हमारा जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये उसको भी जो है संश्लेषण करता है, और यहाँ पर कुछ हमारे लिम्फ भी जो है वहां पर भी बनते हैं। अब जो बाइल जूस की हमने बात करी थी, जो पित्त का रस बनता है, लिवर का काम है सिर्फ बनाना, ये पित्त को स्टोर नहीं करता है, इसके अंदर कोई ऐसी वो जगह नहीं है, ये लेता है और आगे भेज देता है, लेता है भेज देता है। इसके अंदर जूस इकट्ठा करने की कोई ऐसी बॉडी में जगह नहीं है। तो इसका जो बाइल इकट्ठा होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, एक थैली में। तो बाइल जूस का सिक्रीशन लिवर सेल्स जो हमारे हिपेटोसाइट्स के द्वारा होता है, जो कि कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे एक थैली में, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, देख रहे हो आप इधर के लिवर के नीचे की तरफ होता है ब्लैडर। ब्लैडर का मतलब होता है थैली। ठीक है, गॉल ब्लैडर मतलब यहाँ पे पित्त की थैली, ये पित्त की थैली में स्टोर हो जाता है। और लगभग लगभग डेली जो हमारा बाइल बनता है वो बनता है आधा लीटर से लेके 600, मतलब 500 ml से लेके 600 ml तक, आधा लीटर के तकरीबन जो बनता है। और भी बाइल क्या होता है, बाइल हमारा एल्कलाइन होता है। हमारे, मैंने बताया था आपको, जब हमारी ड्यूोडेनम में जाता है, स्मॉल पार्ट में जाता है, तो हमारे जो पेट का जो एसिडिक होता है ये उसको क्या करता है, एल्कलाइन भी करता है, और साथ ही साथ फैट जो होता है उसको भी ये डिसॉल्व करने में मदद करता है। बाइल के अंदर कोई और ऐसे एंजाइम नहीं होते बाइल के, क्योंकि इसमें बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन होता है, तो उनकी वजह से ही इसका कलर जो होता है थोड़ा पीला या ग्रीनिश पे ही होता है। जिनको कई बारी कुंजल करते हुए अगर वॉमिटिंग करते हैं तो कई बारी ऐसा कुछ उनको, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, देखा जाता है। तो देखिए कितने, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, बहुत सुंदरता से दिखाया। देखो ये गॉल ब्लैडर है, ये ट्यूब्स आ रही हैं लिवर के नीचे से दिखाई गई हैं, और वो ट्यूब देखो कैसे हमारे जो एक एम्प्यूला जगह होती है हमारे ड्यूोडेनम में, उसी ट्यूब में, उसी जगह एम्प्यूला में से हमारा पेनक्रियाज भी और हमारा लिवर का भी, ये दोनों ट्यूब यहाँ पर आ रही हैं। डेट इज अ हिपैटो मतलब हिपैटो हम बोलते हैं हिपैटिक किसको, लिवर को, और पेनक्रियार का जो यहाँ पे दोनों ट्यूब्स एंट्री करती है ये एम्पुला में, तो जो हमारे ड्यूोडेनम के अंदर होता है। गॉल ब्लैडर मैंने बताया था। अब हमारे जो लिवर की जो ट्यूब्स हैं, डक्ट हैं, उनको हम कहते हैं हेपेटिक डक्ट। तो सारी डक्ट मिलके एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है, जो कि बाइल अपना भेजती रहती है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में वो हमारा इकट्ठा हो रहा है, क्या इकट्ठा हो रहा है, हमारा बाइल बाइल जूस। वहां से जो एक ट्यूब अटैच होती है जो हमारे गॉल ब्लैडर से अटैच है, उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर वाली जो होती है उसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और इसी के साथ गॉल ब्लैडर की डक्ट, लिवर की डक्ट जो होती है, दोनों जो मिलती है इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, सीबीडी शॉर्ट फॉर्म में सुना होगा आपने, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट, ये हमारी जाती है ड्यूोडेनम में, और ये पेनक्रियाज अपने जूसेस पेनक्रियाटिक डक्ट से यहाँ पर छोड़ देता है। अब बाइल जूस में पिगमेंट जो अभी हम बात कर रहे थे
वो पिगमेंट हीमोग्लोबिन जब हमारा टूटता है, क्योंकि जब यहाँ पे हमारे जो ब्लड भी आता है तो हमारे यहाँ पर कोई जो है वो ब्रेक डाउन होता है, जब डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है तो हमारे यहाँ पे उनका भी टूटना होता है, तो वहां हीमोग्लोबिन आके ब्रेक डाउन होता है। तो दो पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, मैंने अभी नाम बोले थे। बिलिरुबिन होता है येलो से कलर का और बिलीवर्डिन होता है ग्रीनिश कलर का, जिसमें से भी ज्यादा होते हैं, ज्यादा कलर उसी का ही आता है। तो वैसे ये दोनों ही बेसिकली प्रेजेंट्स होते हैं, और ये हमारे दोनों बनते हैं बाइल सॉल्ट से। ये दोनों पिगमेंट कलर का बेसिकली हम वो करते हैं, ये दोनों जो होते हैं बाइल सॉल्ट से बनते हैं। बाइल सॉल्ट्स कौन से होते हैं हमारे, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टाउरोकोलेट, ठीक है, ये हमारे सॉल्ट्स होते हैं। अब बाइल सॉल्ट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, वही हमारे फैट को जो है डिसॉल्व करने में, या हम इमल्सिफिकेशन वर्ड ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि डिसॉल्व सच नहीं होता ना, आपने देखा होगा घी जो है आप देखोगे वो डिसॉल्व नहीं होता, इमल्सिफिकेशन मतलब छोटी बूंदों में उसको तोड़ा जाता है। वही बात दोबारा से है, बाइल जूस रिलीज्ड इन डिओडेनम। डिओडेनम में यहाँ पे क्या होता है, एल्कलाइन फूड हो जाता है, बट ये हमारा ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है। एंजाइम्स और जाके देते हैं, जैसे कि हमारे जो पैनक्रियास से या हमारे इंटेस्टीन के उसमें, तो क्योंकि इसमें कोई एंजाइम नहीं है इसलिए यह भोजन का पाचन नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे इसको बाइल जो है हमारे फैट को ही डिसॉल्व में करता है। तो बाइल जूस के द्वारा लिवर को वसा घुलनशील विटामिन का अवशोषण करता है, ठीक है। और यहाँ पे फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं ADE के, है ना, उनको बेसिकली अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएंगे? 2 वाटर कौन सॉल्युबल कौन से? हाँ, वेरी गुड। वाटर सोल्यूबल कौन सा हुआ फिर आपका? ADKE। नहीं, वो तो फैट सोल्यूबल है। BC अच्छा, वो BC। PNC, यस, आप ऐसे T याद और कर B। लो। FAT फैट, वाटर की क्या स्पेलिंग है, WATER। तो छोटा नाम बड़ा काम, फैट वर्ड छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा विटामिन इसके पास है, ADEN के। वाटर बड़ा नाम लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही विटामिन है, B और C, ठीक है, याद रहेगा, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। चलो, अब यही बात है कि अगर जो हमारा बाइल तो गॉल ब्लैडर में ही इकट्ठा हो रहा है, पर कुछ लोगों को क्या होता है, पथरी की दिक्कत हो जाती है। देखो यहाँ पे स्टोन्स दिखाए गए हैं, ये जो है ना गॉल स्टोन्स बन गए हैं। तो अगर हम हटा देंगे अगर गॉल ब्लैडर, तो बेचारा बाइल कहाँ से आएगा, फिर काम कैसे होगा, क्योंकि लीवर तो बना रहा है, स्टोर तो नहीं करता। तो गॉल ब्लैडर के हटाने से बाइल जूस स्टोर नहीं होता और वसा का पाचन प्रभावित होता है, इसीलिए नहीं, उन लोगों पतली को कैसे हो जाती है? पथरी ये हो जाती है। ये काफी इसके रीजंस हैं एक्चुअली। जो ज्यादा फैट वाली चीजें खाते हैं, जिनकी पाचन क्रिया रेगुलर नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अक्सर आजकल आप जो जंक फूड ज्यादा खाते हो उसकी वजह से भी बहुत हो जाता है कि आपका जो पाचन क्रिया ठीक नहीं चलती है। पानी जो कम पीते हैं, पाचन क्रिया ज्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो बाइल ज्यादा देर एक तरह से मान के चलो गॉल ब्लैडर में जो पड़ा रहता है, प्रॉपर उसका फ्लो नहीं होता है, क्योंकि आपके खाने पीने की इरेगुलरिटीज की वजह से कभी भी खा रहे हो, कभी भी वो कर रहे हो, तो प्रॉपर क्या होता है, वो जो हमारे यहाँ पे बाइल होते हैं, इसके अंदर जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं और जो हमारे बाइल पिगमेंट्स हैं, RBCs भी इसमें होते हैं, ये पड़े पड़े थोड़े से स्टोनी हार्डनेस पे हो जाते हैं। पत्थर ऐसा पत्थर नहीं होता है, इनकी वजह से क्या होते हैं, ये थोड़ा सा सॉलिडिफिकेशन पे हो जाते हैं, इन्हीं को हम पथरी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये पथरी जब बाइल के साथ निकल जाती है तो ट्यूब होती है पतली, तो दिक्कत होती है, फिर बाइल प्रॉपर नहीं निकल पाता। जब बाइल प्रॉपर नहीं निकलता, आप कोई ज्यादा तली हुई फैट वाली चीजें खाते हो तो फिर आपको होती है दिक्कत ज्यादा, तो इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ने का मतलब अगर ट्यूब फंस गई तो आपके लिवर पे इफेक्ट आता है, जॉन्डिस होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपका बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो फिर एक अलग है, ठीक है, वो बीमारी में आप डिस्कस कर लेना। तो बाइल जो है यहाँ पर हमारे फूड को एल्कलाइन कर रहा है, जो हमारा मैंने बार बार बताया है कि जिससे स्टमक से आया फूड एसिडिक होता है। तो बाइल जूस किससे बनता है, हमारे पानी से बनता है, 90 to 98% जो है वाटर होता है, बाइल सॉल्ट 6% होते हैं। बाइल पिगमेंट कौन से थे हमारे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन 0.3% होते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी इसमें होता है,
ठीक है। और ये हमारे सोडियम पोटेशियम लेसिथिन नामक कुछ मिनरल्स होते हैं, तो ये उनसे बनता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं बाइल पिगमेंट है। अगर बाइल पिगमेंट शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो जॉन्डियस कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो बाइल जॉस जो होते हैं वो एक्टिव करते हैं हमारे लाइपेज एंजाइम को, जो कि हमारे फैट वाले उस पे ज्यादा एक्टिव करते हैं। तो लाइपेज एंजाइम इंटेस्टाइन द्वारा सीक्रेट होता है। मैंने बताया एंजाइम हमारे यहाँ पर नहीं सीक्रेट होते, वो हमारे जो छोटी आंत में सीक्रेट होते हैं, जो क्या करते हैं फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कर देते हैं। यहाँ से बाइल जो है उसको ये एक्शन करना शुरू कर देता है एल्कलाइन बना के, फिर हमारे वहां पर उसको काम करते हैं। तो ये दोबारा से हमारे गॉल स्टोन पथरी के बारे में बताया कि गॉल डक्ट ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण वो नैरो हो जाती है, और जो कोलेस्ट्रॉल जो यहाँ पर इसमें भी जो प्रेजेंट होता है वो इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम धीरे धीरे पथरी कहते हैं। और पथरी का दूसरा नाम इसको हम कहते हैं कोलीथियसिस। कोलीलिथियसिस, ठीक है। कोली मतलब बेसिकली गॉल ब्लैडर का नाम होता है, और पत्थर को हम लिथियसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो क्या होगा, लीवर के ऊपर इफेक्ट आएगा। लीवर में जो है पित्त रस को ले जाने वाली डक्ट में क्या आ जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट आएगा, वो आ जाएगी। तो शरीर में क्या होगा, बिलिरुबिन का जो स्तर, क्योंकि लिवर उसको कंट्रोल कर रहा है, जो भी हमारा ब्लड जो है वो कहाँ आता है, लिवर में आता है। अभी बोला था ना, वहां पे ये इन सब चीजों को नलिफाई कर रहा है। तो ब्लड के जब ये वो ब्लड वहां पर आएगा तो उसके अंदर इसके हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, वो बाहर रिलीज नहीं, जब वो बाहर रिलीज नहीं होंगे वो लिवर के अंदर ही बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या होगा, जॉन्डिस हो जाएगा। तो बिलिरुबिन लिवर का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर नहीं निकलेगा। बिलिरुबिन जो है येलो कलर का होता है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, पीलापन आ जाता है, हमारे आंखों में, जीभ पे, नाखूनों में, यूरिन में, सब हमारे जो है क्या बन जाते हैं, हमारे बन जाते हैं मैम यही हो येलो कलर। जाता है, बढ़ जाता है तो हमें जॉइंटिस हो जाता है ना, पीले हाँ, पीला बन जॉन्डिस की जाता है बॉडी बीमारी में। बोलते हैं, हाँ। अब ये डाइजेशन में हम पढ़ चुके हैं स्मॉल इंटेस्टीन का। पेनक्रियास की बात कर लेते हैं। पेनक्रियास बेसिकली जो है हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही ग्लैंड है। ये बेसिकली हमारे थोड़े से पेल से ग्रे से कलर का होता है, ये थोड़ा सा लंबाई में होता है, पेट के नीचे की तरफ आता है, और ये हमारे लेफ्ट साइड पर आता है। और इसके 3 पार्ट्स हम इसको पढ़ के चलते हैं। एक हमारा होती है इसमें नहीं दिया शायद, इसको देखते हैं। इसमें भी हमारा हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होती है। हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होता है एक तरह से। तो जो चौड़ा भाग होता है वो इसका हेड होता है। यहाँ पर ये ड्यूडेनम का जो चौड़ा पार्ट है, कर्व पार्ट है, यहाँ पर होता है। और उसके फिर बीच में जो बॉडी होती है, जो थोड़ा सा पिछला हिस्सा जो स्प्लीन तक, यहाँ पर ऊपर में हमने देखा था ना जब स्प्लीन दिखाई दिया था, ये रहा स्प्लीन, स्प्लीन तक होता है, इसको जो टेल हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे, अगर आप बहुत महीन से देखोगे, छोटे छोटे यहाँ पर इसको पिक्चर्स में दिखाया, लोब्यूल्स पाए जाते हैं, गुच्छे पाए जाते हैं। और ये छोटे छोटे जैसे हमारे जो हैं वो सेल से बने होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे हैं, यहाँ पर हमारी कुछ डक्ट्स जो होती है, ट्यूब्स निकलती हैं उन लोब्यूल से, जो कि हमारी सारी डक्ट मिलके एक बड़ी डक्ट बनाती है। ये बीच वाली आप कह सकते हो, उसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट वो हमारे सारे इधर से जो भी पेनक्रियास के जूस बन रहे होते हैं, जितने भी हमारे वहां के सेल से, उनको लेती हुई जूस को, पेनक्रियाटिक जूस को, ये हमारे ड्यूडेनम में कॉमन बाइल डक्ट के साथ छोड़ देती है, और हमारे जो है फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं। मैम और डॉक्टर इसमें को यहाँ पर एज अ ब्रांच समझ सकते हैं क्या? क्या, मैम डक्ट को यहाँ पर एज अ ब्रांच समझ सकते हैं कि मतलब? हाँ देखो यहाँ पे दिखाई दे रही थी पेनक्रियाटिक डक्ट, किस पिक्चर में दिखा रहे थे अभी, ये देखो, ये दिख रही है बड़ी वाली, हरी वाली, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। देखो छोटी 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 ब्रांचेस दिखाई दे रही है ना, वो पूरे पेनक्रिया से छोटे छोटे उनसे वो लेकर आ रही है, अपनी ब्रांचेस लेकर आ रही है, और ये एक बड़ी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, जो कि ड्यूडेनम में छोड़ देती है। ओके। तो इसके बाद जो यहाँ पर हमारे कुछ तरह के और सेल्स होते हैं, स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं, जिनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। उनके अंदर देखो पेनक्रियाटिक आइलेट है ना, ये जो है आइलेट्स होते हैं, ये हमारे अल्फा, बीटा, डेल्टा
और इसमें हमारे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। तो इनमें से जो एक स्पेशल सेल होता है जो होता है बीटा सेल्स, वो बीटा सेल्स हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन को बनाते हैं, जो कि इंसुलिन का पूरा प्रभाव हमारे किस पे होता है, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है, उसका प्रभाव हमारे ब्लड के ऊपर, ब्लड ग्लूकोज के ऊपर पड़ता है, वो हमारे शरीर के ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर अल्फा सेल्स होते हैं, वो बनाते हैं ग्लूकागन। ग्लूकागॉन का भी काम जो है ये हमारे ग्लूकोज लेवल में मेंटेन करने का होता है। बेसिकली बीटा सेल्स आप याद रखना, बीटा सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, तो उनसे हमारा इंसुलिन जो बनता है, अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से आते हैं। और हाँ, यहाँ पर देखो अल्फा सेल्स हमारे ग्लूकागन हार्मोन को बनाता है, जो कि ग्लूकोजिनोलिसिस में मदद करता है। ग्लूकोजिनोलिसिस हमने पढ़ा था ना, यस, ग्लूकोजिनोलिसिस जो कि हमारे ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का उल्टा काम करता है। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या था, हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम जो है ग्लूकोजेनेलिसिस कौन सा करता है, ग्लूकागन। ठीक है, तो ग्लूकागन और इंसुलिन बेसिकली क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। एक जो है ग्लूकोज को वहां उधर भेज देगा लिवर में स्टोर होने के लिए, और जो एक जो है जब जरूरत होगी उस ग्लूकोज को वापस इसमें ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। तो बीटा सेल्स बनाते हैं हमारा इंसुलिन हार्मोन, जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस का होते हैं, पहला है ग्लूकोजेनोलिसिस। डेल्टा सेल्स भी होते हैं जो हमारा हार्मोन बनाते हैं, जो दोनों को कंट्रोल करता है बेसिकली। तो सारा हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई भी एक चीज आगे पीछे बढ़ जाती है तो हमारे भी शरीर के अंदर बीमारियां हो जाती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की मस्कुलर लेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतियां उत्पन्न होती हैं, जो कि हमारी सिक्रीशंस के साथ फूड को मिक्स कर देती है ना। इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं जो कि हमारे फूड में सब वो मिक्स हो जाती है और हमारी डाइजेशन में मदद करती हैं। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूसेस आते हैं, एक हमारा पैनक्रियाटिक जूस आया, एक हमारा बाइल जूस आया, और एक खुद का हमारी आंतों का जूस होता है, वहां की अंदर की जो लेयर होती है वो भी बनाती है, वो हमारे होती है इंटेस्टिनल जूस। ओके, तो उनसे हमारा फिर जो खाना आगे की जियोजनम में जो जाता है वो हमारा पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन के लायक हो जाता है। तो यहाँ पर पैनक्रियास के जो एंजाइम्स है उनको बताया है, ट्रिप्सोनेजिन होते हैं, काइमोट्रिप्सोनेजिन होता है, इनके नाम ही आप याद करोगे। ये एंजाइम्स जो होते हैं ये हमारे बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज जो कन्वर्ट के उसमें। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस के उसमें जो एल्कलाई बनाते हैं। माइलाइसिस जो होते हैं, लाइपेसिस होते हैं, न्यूक्लियसिस जो है। ओके, तो पैनक्रियाटिक जूसेस जो वहां के हमारे एक्सोक्राइन के जो सेल्स होते हैं वो करता है, जिनको पैनक्रियाटिक एक्ने बोलते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्ट कराने में क्या मदद करते हैं, हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो पैनक्रियाटिक जूस बेसिकली हमारे कलरलेस टाइप होते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, क्योंकि उनको एसिडिक को एल्कलाइन ही बनाना होता है। और ये हमारे जो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव वहां पर हो जाते हैं, ताकि आगे की एब्जॉर्प्शन में हमारे मदद हो सके। तो ये अलग अलग तरह के हमारे हैं। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और ये सब हमारे किस पे काम करते हैं, प्रोटीन पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमें इनको डाइजेशन का करते हैं, एक्टिव एंजाइम्स प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, इसलिए इनको क्या साथ में कह दिया जाता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, जो कि हमारे प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस, पार्शियली जो कुछ हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनसे जो है उनको कन्वर्ट करते रहते हैं। तो स्मॉलेस्ट में हमारे जाके वो कन्वर्ट होते हैं, और पॉलीसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मतलब मिक्स चेन जो होती है, उनको सिंपल चेन में या डबल चेन में करते हैं। उनके ऊपर जो एक्ट करता है एंजाइम वो होता है अमाइलेज। फैट के ऊपर जो काम करता है, फैट के ऊपर वो होते हैं हमारे लाइपेसेस, जो कि हमारे डाइग्लिसराइड से मोनो ग्लिसराइड्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं जो कि उसके ऊपर काम करते हैं, जो कि हमारे डीएनए आरएनए टाइप के कुछ उसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनको भी हमारा करते हैं। तो बाइल जूस की जब अब यहाँ पे इसकी बात करी है कि वो कहाँ पे हमारे सिक्रेटेड बाय लिवर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज आप देख लीजिएगा। लिवर से होता है, जिनको कि हम लिवर सेल्स या हेपेटिक सेल्स या हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। इनके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कौन से, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं जो हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम टाउरोकोलेट,
कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है इनके अंदर, हमारे फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे फैट को एमल्सिफिकेशन में मदद करते हैं लाइपेज एंजाइम्स की मदद से। इनका पीएच जो होता है स्लाइटली एल्कलाइन होता है 7.8 से 8.6, और इसमें हमारे लिवर फैट सोल्युबल विटामिन को भी जो है बाइल जूस हमारे जो फैट सोल्युबल विटामिन को हेल्प करते हैं, कौन सा ए डी ई और के उसमें। ये हमारा डाइजेस्टिव जूस नहीं है एग्जैक्टली, और इसमें कलर जो हमारे किसकी वजह से आते हैं, बाइल पिगमेंट्स की वजह से आते हैं, जो कि येलो से ग्रीन कलर के हो सकते हैं। डेली सिक्रीशन जो बाइल का बनता है 500 से 600 ml होता है और हमारे ब्लैडर में स्टोर होता है। इंटेस्टिनल जूस जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर से जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो उसको बनाते हैं, जो कि हमने बात करी थी ना, जो उसके हमारे ब्रश बॉर्डर थे सीलिया टाइप के जो म्यूकोजा था, तो वहां पर हमारे गॉबलेट सेल्स होते हैं जो इसको सिक्रीट करते हैं इंटेस्टिनल जूसेस को, ठीक है। तो इंटेस्टिनल उसमें अंदर जो हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइपेप्टिडेज होता है हमारे पेप्टाइड्स को करने के लिए, लाइपेज हमारे फैट को, माल्टोज सुक्रेज लैक्टोज हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को, न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइडेज ये हमारे न्यूक्लिक एसिड्स को। तो ये सबका काम उसी हिसाब से दिखाया है, रिपीटेडली है। डाइपेप्टाइड्स को चेंज करना होता है, ये हमारे प्रोटीन के एलिमेंट्स होते हैं, अमाइनो एसिड में जो करता है वो डाइपेप्टिडेज होता है, ये एंजाइम करता है। माल्टोज जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का होता है, माल्टेज एंजाइम एक्ट करता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। लैक्टोज जो होता है हमारा, लैक्टेज उसके ऊपर काम करता है, ये बेसिकली हमारा मिल्क से रिलेटेड होता है, इसको भी ग्लूकोज और गैलेक्टोक्रोज में करता है। सुक्रोज हमारा चीनी में ऐसा प्रेजेंट होता है, या जो हमारे फ्रूट्स में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको भी कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे अमाइनो एसिड के भी यही होते हैं, इनको भी चेंज किया जाता है। कुछ हमारे यहाँ पर शुगर नहीं, कुछ और है, ये बेसिस में इसको बेसिकली न्यूक्लियोसाइड्स में ही हम करते हैं। फिर से मोनोग्लिसराइड्स हमारे फैट जो होते हैं, ये लाइपेज होना चाहिए, लाइपेसेस जो होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में करते हैं। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ हुआ हमारा, डियोडेनम में। अनडाइजेस्टेड और सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट डाइजेशन हमारा लिवर लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारा वहां पर क्या होता है, हमारा absorption of water and minerals. Any question, any doubt? मैम इसमें जो क्वांटिटी बताई गई है